तो आज हमारे सामने बीपीएससी की तैयारी के लिए कुछ नोट्स हैं और इनका टॉपिक है शुष्क भूमि कृषि यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। पहली नजर में तो ये काफी सीधा साधा लगता है, मतलब कम पानी में खेती। लेकिन इन नोट्स में जो ये नंबर्स हैं 750 mm, 1150 mm, फिर 800 mm, हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और ये पीटीपी जैसे फॉर्मूले, ये सब क्या हैं? तो आज का हमारा मिशन है बीपीएससी परीक्षा के नजरिए से इसी पहेली को सुलझाना और हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ करना। बिल्कुल। और इस पहेली को सुलझाने का पहला नियम है सबसे बुनियादी सवाल का जवाब जानना। क्या? कि शुष्क भूमि कृषि असल में है क्या। अच्छा। और इसका बहुत सीधा साधा मतलब है वो खेती जो पूरी तरह से कह सकते हैं भगवान भरोसे है, मतलब सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर। मतलब इसमें नहर, ट्यूबवेल, इन सब का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई सिंचाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्षा आधारित खेती। फिर सिर्फ बारिश का पानी। अब आते हैं उन नंबर्स पर। नोट्स में बारिश के आधार पर खेती को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। पहली श्रेणी क्या है? पहली श्रेणी है ड्राई फार्मिंग। ये उन इलाकों में होती है जहां साल भर की बारिश 750 मिलीमीटर से भी कम होती है। 750 से कम? हाँ, ये बेहद सूखे यानी एरिड क्षेत्र होते हैं। आप सोच सकती हैं जैसे राजस्थान के कुछ हिस्से। ये तो बहुत ही कम पानी है। ऐसी जगह पर खेती करना तो मतलब एक जुए की तरह होगा। सबसे बड़ा डर क्या रहता है वहाँ? सबसे बड़ा डर और सबसे आम हकीकत है फसल का पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। अच्छा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फसल उगने के छोटे से समय में भी एक लंबा सूखा पड़ सकता है और बस खेल खत्म। तो फिर वहां की रणनीति क्या है? सबसे बड़ी रणनीति है नमी संरक्षण। मतलब बारिश की हर एक बूंद को किसी भी तरह मिट्टी में सहेज कर रखना। और नोट्स में एक और बात कही गई है, वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली या ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये खेती छोड़कर कुछ और करने की सलाह है? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि हो सकता है कि हर साल अनाज उगाने की जिद करना सही ना हो। तो फिर क्या करें? शायद उस जमीन पर चारागाह विकसित करना या फिर बेर जैसे कंटीले पेड़ लगाना ज्यादा फायदेमंद हो, जो कम पानी में भी जिंदा रह सके। ये एक तरह से उस जमीन की क्षमता को स्वीकार करना है। समझ गए। मतलब हालात से लड़ने की बजाय उसके साथ जीना सीखना। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी पर आते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग। ये ड्राई फार्मिंग से कितनी अलग है? यहां फर्क बारिश की मात्रा का है। ड्राईलैंड फार्मिंग उन अर्धशुष्क या सेमी एरिड क्षेत्रों में होती है जहां बारिश 750 मिलीमीटर से तो ज्यादा लेकिन 1150 मिलीमीटर से कम होती है। अच्छा। यहां भी नमी बचाना ही मुख्य काम है, लेकिन यहां एक ऐसी चुनौती सामने आती है जो सुनने में बड़ी अजीब लगती है। वो क्या है? नोट्स में साफ साफ लिखा है कि इन क्षेत्रों में, खासकर जहां काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल्स, वहां जल निकासी यानी ड्रेनेज की जरूरत पड़ सकती है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। हम सूखे इलाके की बात कर रहे हैं जहां पानी बचाने की हर कोशिश हो रही है और आप कह रहे हैं कि पानी निकालना भी पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो विरोधाभास लगता है। बिल्कुल लग रहा है। और यही शुष्क भूमि कृषि की सबसे दिलचस्प चुनौतियों में से एक है। यह हमें सिखाता है कि नमी संरक्षण का मतलब सिर्फ पानी जमा करना नहीं है, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन करना है। अच्छा, कैसे? काली मिट्टी की खासियत है कि वो पानी सोखकर भारी और चिपचिपी हो जाती है, एकदम कीचड़ जैसी। इससे पौधों की जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती और वो सांस नहीं ले पाती। तो यहां असली सबक यह है, मुद्दा सिर्फ पानी की मात्रा का नहीं, बल्कि मिट्टी के संतुलन का है। ज्यादा पानी भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कम पानी। अरे वाह, ये तो परीक्षा में किसी भी कॉन्सेप्चुअल सवाल का जवाब हो सकता है। मतलब सही संतुलन ही कुंजी है। एकदम ठीक है, अब तीसरी श्रेणी पर आते हैं, रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग उन आर्द्र यानी ह्यूमिड क्षेत्रों में होती है जहां सालाना बारिश 1150 मिलीमीटर से ज्यादा होती है। तो यहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं होगी? आमतौर पर नहीं, इसलिए यहाँ का खेल बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 साफ श्रेणियां हैं। ड्राई फार्मिंग जो 750 मिलीमीटर से कम है, ड्राईलैंड फार्मिंग 750 से 1150 के बीच, और रेनफेड फार्मिंग जो 1150 मिलीमीटर से ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन अगर मुझे किसी को मोटा मोटा फर्क समझाना हो तो ये 3 नाम थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। क्या नोट्स में इसे आसान बनाने का कोई तरीका दिया गया है? हाँ, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, खासकर तुलना करने के लिए। चीजों को आसान बनाने के लिए 800 मिलीमीटर पर एक लाइन खींच दी गई है। अच्छा, 800 मिलीमीटर पर? हाँ, जिन क्षेत्रों में 800 मिलीमीटर से कम बारिश होती है उन्हें एक बड़े ग्रुप ड्राई लैंड फार्मिंग में डाल दिया
और जहां 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है उन्हें रेनफेड फार्मिंग ग्रुप में। तो ये बस तुलना के लिए है? हाँ, बस ये याद रखना है कि ये सिर्फ तुलना के लिए है, असली परिभाषा वही 3 श्रेणियों वाली है। बहुत बढ़िया। तो इस 800 मिलीमीटर की लाइन के आधार पर इन दोनों बड़े ग्रुप्स में क्या फर्क है? चलिए नमी की उपलब्धता से शुरू करते हैं। यहाँ वो पीईटी और पी वाला फॉर्मूला आता है ना? बिल्कुल। ड्राई लैंड यानी 800 मिलीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में नमी की कमी एक स्थायी समस्या है। इसे समझने के लिए एक आसान सा हिसाब है। सोचिए मिट्टी एक बैंक अकाउंट है। ठीक है। पी यानी प्रेसिपिटेशन या बारिश, वो पैसा है जो अकाउंट में जमा होता है। और पीईई यानी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, वो पक्का खर्चा है जो हर महीने होना ही है। जैसे बिजली का बिल। हाँ बिल्कुल, ये वो नमी है जो सूरज की गर्मी और पौधों के जरिए हवा में वापस उड़ जाती है। तो ड्राईलैंड क्षेत्रों का बैंक अकाउंट कैसा रहता है? हमेशा खाली। हमेशा खाली, या कहिए ओवरड्रॉन रहता है। खर्चा हमेशा जमा से ज्यादा होता है, यानी पीईटी। अच्छा, पीईटी। इसीलिए आपको बारिश की हर बूंद बचानी पड़ती है। और रेनफेड क्षेत्रों में जहां 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश है वहां इसका उल्टा होगा। एकदम सही। वहां नमी पर्याप्त होती है, या कहिए सरप्लस होती है। वहां बारिश यानी पी, वाष्पीकरण यानी पीईटी से ज्यादा होती है। तो पीईटी। हाँ, पीईटी। और यहाँ नोट्स में एक छोटी सी टाइपिंग की गलती है जिसे सुधारना बहुत जरूरी है। क्या गलती है? नोट्स में रेनफेड फार्मिंग के लिए पीईटी लिखा है, जो कि ड्राईलैंड की स्थिति है। अरे, असल में जहां पानी ज्यादा है वहां हमेशा पीईटी होगा, आमदनी खर्चे से ज्यादा। तो परीक्षा के लिए ये सही फॉर्मूला याद रखना है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, वरना बहुत कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, अब फसल के मौसम पर आते हैं। इसमें क्या फर्क है? ड्राईलैंड क्षेत्रों में किसानों के पास फसल उगाने का समय बहुत कम होता है, 200 दिनों से भी कम। बस 200 दिन? हाँ, ये भौगोलिक रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं। वहीं रेनफेड क्षेत्रों में फसल का मौसम 200 दिनों से ज्यादा लंबा होता है, और ये आर्द्र और उपार्द्र क्षेत्रों में आते हैं। ये जो 200 दिन की समय सीमा है, ये इतनी सख्त क्यों है? मान लीजिए किसी साल मौसम 210 दिन का हो गया, तो क्या वो ड्राईलैंड क्षेत्र अचानक से रेनफेड की तरह बर्ताव करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये सीमाएं पत्थर की लकीर नहीं है, ये कई सालों का औसत है। अच्छा। एक अच्छा साल उस किसान को शायद एक छोटा मोटा बोनस दे दे, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग, उसके बीज का चुनाव, सब कुछ 200 दिन के हिसाब से सेट होता है। वो उस एक अच्छे साल के लिए अपना पूरा सिस्टम नहीं बदल सकता। सही बात है, पूरी रणनीति औसत पर बनती है, अपवाद पर नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं कृषि प्रणालियों और बाधाओं पर। ड्राईलैंड और रेनफेड में क्या अलग अलग तरह से खेती होती है? हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। ड्राईलैंड क्षेत्रों में जहां पानी और वक्त दोनों की कमी है, किसान या तो एकल फसल उड़ाते हैं, सिंगल क्रॉपिंग, मतलब साल में बस एक फसल, हाँ, या फिर मिश्रित फसल अपनाते हैं, जिसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। मिश्रित फसलें क्यों? इसका क्या फायदा है? मिश्रित फसल एक तरह का बीमा है। जैसे किसान ने एक साथ चना और सरसों बो दिया, अगर पाला पड़ने से चना खराब हो गया तो शायद सरसों बच जाएगी जो पाला सह सकती है। अगर बारिश कम हुई तो चना जो कम पानी लेता है वो बच जाएगा। ये जोखिम को कम करने का एक देसी तरीका है। समझ गई। और इन ड्राईलैंड क्षेत्रों की सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? यहाँ 2 बड़े दुश्मन हैं। पहला, पानी का कटाव, जब बारिश का पानी मिट्टी को बहा ले जाता है, और दूसरा, हवा का कटाव, विंड इरोजन। हाँ, जब तेज हवाएं सूखी मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब हवा से कटाव सिर्फ रेगिस्तान जैसी जगहों की समस्या नहीं है। नहीं, ये उन सभी ड्राईलैंड क्षेत्रों की है जहां जमीन ज्यादातर सूखी और खाली रहती है। ये मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था। अब रेनफेड क्षेत्रों का बताइए। वहां किसान दोहरी फसल कर सकते हैं, मतलब एक ही साल में एक के बाद एक 2 फसलें, जैसे धान के बाद गेहूं। अच्छा। या फिर इंटरक्रॉपिंग करते हैं। यहाँ हवा से कटाव बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि जमीन पर हरियाली रहती है, लेकिन पानी का कटाव यहाँ भी एक बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ज्यादा और तेज बारिश मिट्टी को ज्यादा तेजी से बहा सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक पूरी तस्वीर है। चलिए इन सब जानकारियों को प्रबंधन की रणनीतियों से जोड़ते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं के लिए समाधान भी तो अलग अलग होंगे। बिल्कुल, समाधान सीधे तौर पर बारिश की मात्रा से जुड़ा है। हम वापस अपनी 3 मूल श्रेणियों पर चलते हैं। चलिए। पहला, ड्राई फार्मिंग, जहां 750 मिलीमीटर से कम बारिश है। यहाँ पानी की लड़ाई सबसे मुश्किल है।
इसलिए पूरा जोर नमी संरक्षण और वैकल्पिक भूमि उपयोग पर होता है। यानी खेती नहीं तो पशुपालन। हाँ। दूसरा ड्राईलैंड फार्मिंग 750 से 1150 मिलीमीटर। यहां भी नमी बचाना पहला काम है, लेकिन साथ में काली मिट्टी वाले इलाकों में जल निकासी का भी ध्यान रखना पड़ता है, संतुलन साधना पड़ता है। और तीसरा रेनफेड फार्मिंग। तीसरा रेनफेड फार्मिंग 1150 मिलीमीटर से ज्यादा। यहां पानी की चिंता नहीं है, इसलिए जोर फसल सघनीकरण मतलब क्रॉप इंटेंसिफिकेशन पर होता है। कम जगह में ज्यादा पैदावार। और पानी के कटाव को रोकना। हाँ, और पानी के कटाव को रोकना। एक मिनट, ये रणनीतियां सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या असल में किसान इन्हें अपना पाते हैं? इन सब में तो लागत और नई जानकारी की जरूरत होगी। यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हालांकि ये नोट्स सिर्फ तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। ये रणनीतियां क्या करना चाहिए ये बताती हैं। अच्छा। लेकिन कैसे होगा ये सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, जो शायद बीपीएससी के दूसरे पेपर्स का विषय हो। ठीक है, परीक्षा के लिए ये वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। अब उन जोखिमों की बात करते हैं जिन्हें नोट्स में खास तौर पे रेखांकित किया गया है। मुझे लगता है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी होंगे। हाँ, नोट्स में 4 प्रमुख बाधाओं और जोखिमों को अलग से बताया गया है, जो बिल्कुल रट लेने चाहिए। बताइए। पहला है नमी का तनाव, यानी फसल के बीच में लंबा सूखा। ये ड्राई फार्मिंग की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है। दूसरा, हवा से कटाव। ये शुष्क और ड्राईलैंड क्षेत्रों की खासियत है। तीसरा, पानी से कटाव। ये तो हर जगह है। हाँ, यह एक सार्वभौमिक खतरा है, ड्राईलैंड रेनफेड हर जगह। और चौथा, मिट्टी की जल निकासी, और यह सिर्फ और सिर्फ अर्धशुष्क क्षेत्रों की काली मिट्टी से जुड़ी एक खास समस्या है। इससे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर सवाल आए कि काली मिट्टी वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की विशेष बाधा क्या है, तो जवाब जल निकासी होगा, न कि सिर्फ नमी का तनाव। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक किसान है। उसके पास काली मिट्टी है, बारिश अच्छी होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी कपास की फसल पीली पड़ने लगती है। उसे लगेगा पानी की कमी है। हाँ, पर असल में जड़ों को सांस नहीं मिल रही। यही है जल निकासी की बाधा। ये उदाहरण इसे हमेशा के लिए याद करा देगा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए परीक्षा के लिए कुछ मुख्य आंकड़ों और फॉर्मूलों को जल्दी से दोहराते हैं। बिल्कुल, एक क्विक रिवीजन की तरह। सबसे पहले बारिश के जादुई नंबर 750 मिलीमीटर, ये ड्राई फार्मिंग की ऊपरी सीमा है। ओके। 1150 मिलीमीटर, ये रेनफेड फार्मिंग की निचली सीमा है। ठीक है। और 800 मिलीमीटर, ये सिर्फ तुलना करने के लिए ड्राईलैंड और रेनफेड के बीच की विभाजन रेखा है। और समय और फॉर्मूले? फसल के मौसम के लिए याद रखने वाला आंकड़ा है 200 दिन। इससे कम मतलब ड्राईलैंड, इससे ज्यादा मतलब रेनफेड। और 2 फॉर्मूले? PETP, ये ड्राईलैंड का फॉर्मूला है, मतलब नमी का घाटा। और EPEPEAT, ये रेनफेड का फॉर्मूला है, मतलब नमी का फायदा। और हाँ, नोट्स की टाइपों को नजरअंदाज करना है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि शुष्क भूमि कृषि में सफलता सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर करती है कि आप बारिश की मात्रा को सही प्रबंधन तकनीक, चाहे वो नमी संरक्षण हो या जल निकासी, के साथ कैसे जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। और एक आखिरी सलाह जो खासकर MCQs में फंसा सकती है, ड्राई फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग के बीच के फर्क को दिमाग में बिल्कुल साफ रखें। हाँ, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुत। ड्राई फार्मिंग सबसे ज्यादा सूखे यानी एरिड क्षेत्रों के लिए है, जबकि ड्राईलैंड फार्मिंग अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड क्षेत्रों के लिए है। ये तकनीकी रूप से अलग अलग दुनिया है। यह एक बहुत ही काम की टिप है। इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। ये पूरा वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि बारिश का पैटर्न स्थिर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जब बारिश का पैटर्न बदलेगा तो किसी इलाके की कृषि श्रेणी कितनी जल्दी बदल सकती है? बहुत जरूरी सवाल है। एक ड्राई लैंड फार्मिंग वाला क्षेत्र कब ड्राई फार्मिंग क्षेत्र बन सकता है, और उस बदलाव के लिए हमारे किसानों और नीति बनाने वालों को आज से क्या तैयारी करनी होगी?